भाई लोग सच में आगे के एपिसोड्स में धमाल होने वाला है क्योंकि अब फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली हैं क्योंकि अब टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ ताकतवर टीम्स ही रह गई हैं जो कि काफी धमाकेदार फाइट करेंगी। और तो और हमारी शेरक एकेडमी और टांग सेक की जो टीमें हैं वो भी हारते हारते बचती हैं। तो फिर चलिए देखते हैं कि कैसे इनकी इतनी बुरी हालत होती है और ये कैसे बाल बाल हारने से बचते हैं। और अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो अंत तक जरूर देखना। तो चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में रात के समय ग्रीन हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम दो स्पेशल बंदों को देखते जिन्हें देख के टांग वू मन में कहता है कि ये अपनी नंबर प्लेट्स लेके नहीं आए हैं, इसलिए मैं इनकी आइडेंटिटी को भी नहीं जानता हूँ। और देखने के तो हिसाब से ये 27 या फिर 28 ईयर्स के लग रहे हैं। और क्या ऐसा हो सकता है कि ये वर्चस हॉल के मेंबर्स हों। और तभी चैन दो नंबर प्लेट्स को इन दोनों बंदों के पास लाते हुए कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कंपटीशन को अटेंड करने के लिए। और ये रही आपकी नंबर प्लेट्स। इन दोनों का नंबर 96 और 98 होता है। और इस चीज को देख के टांग वू मन में कहता है कि क्या उन प्लेयर्स को स्पेशली जी शुई अलायंस के द्वारा इनवाइट किया गया है। और तभी चैन टांग वू के पास आके कहता है कि उन दोनों प्लेयर्स को स्पेशली हमारी अलायंस के द्वारा इनवाइट किया गया है और मुझे भी उनकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है, लेकिन सुपीरियर्स ने कहा है कि वो लोग काफी पावरफुल सोल इंजीनियर्स हैं। और तभी अनाउंस होता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन कॉम्पिटिशन अब शुरू होने ही वाला है, इसलिए सारे कंटेस्टेंट्स जल्दी से जल्दी एरिना में आ जाएं। और इस अनाउंसमेंट को सुनकर टांग वू और जाने लगते हैं, लेकिन तभी दो गार्ड्स इन्हें रोकते हुए कहते हैं कि रुको जरा, हमारे लॉर्ड को पहले जाने दो। और इस चीज को सुनकर डोंगर थोड़ी सी चौंक जाती है, जबकि टांग वू कहता है कि ठीक है उन्हें पहले जाने दो। और इस चीज को सुनकर ये बंदा खुश होते हुए कहता है कि वैसे तो तुम क्रिपल्ड हो लेकिन सेंसिबल भी दिखते हो। और तभी अचानक से इस बंदे के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि किसी ने इस पे काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया था, जो कि और कोई नहीं डोंगर होती है। और ये कहती है कि क्या तुम मरना चाहते हो। और इस चीज को देख के बाकी के गार्ड्स चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। और तभी उन स्पेशल बंदों में से एक इसे रोकते हुए कहता है कि रुको। और फिर ये टांग वू के पास आके काफी इज्जत से कहता है कि मेरा सबऑर्डिनेट काफी बड़ा गधा था जो उसने आपको नाराज कर दिया और मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, प्लीज आप ही पहले जाइए। जिस पे टांग वू हंसते हुए कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं और माफ करना आपको परेशान करने के लिए। जिसके बाद टांग वू की गैंग अंदर चली जाती है और इनके अंदर जाते ही एक बंदा कहता है कि बिग ब्रदर वो जो बंदा व्हील चेयर पे बैठा था वो काफी अजीब था और देखने से तो उसकी सर्वेंट काफी कमजोर दिख रही थी, लेकिन वो असल में तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला, इसलिए मुझे लगता है कि वो कम से कम 6 रिंग्स की सोल पावर को पोजेस करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कंपटीशन शुरू हो चुका है जहाँ पे टांग वू अपनी स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करते हुए मन में कहता है कि प्लेयर 96 और 98 की जो मूवमेंट्स है वो काफी तेज हैं और न सिर्फ उनके एक्सप्रेशन काफी शांत से हैं बल्कि उनके जो हाथ हैं वो काफी टेरिफाइंगली स्टेबल हैं, मतलब कि काफी ज्यादा शांत और स्थिर हैं। और वो दोनों ही एक कार्विंग नाइफ को इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसा देखता है कि ये जो कार्विंग नाइफ है सोल पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद से ही अलाइव है और इसकी धार की किनारे पे नाजुक सी स्वॉर्ड लाइट की एक लेयर भी है। और इस कार्विंग प्रोसेस के दौरान ये जो कार्विंग नाइफ है ये एक सॉफ्ट ड्रैगन रोर को एमिट करती है और जिसके ऊपर ये एनग्रेव कर रहे हैं उसकी मेटेलिक सरफेस पे सियान की एक लेयर अपीयर होती है। और ऐसा भी देखता है कि वहाँ पे विंड एट्रीब्यूट की नाजुक से फ्लक्चुएशंस हैं और काफी हद तक लगता है कि ये लिस्टेड कार्विंग नाइफ्स हैं। और ये जो लिस्टेड कार्विंग नाइफ्स होती हैं ये टोटल 100 नाइफ्स होती हैं और ये पूरे ही कॉन्टिनेंट में सबसे बेस्ट नाइफ्स होती हैं और इनमें से ही एक सोल डिवोरिंग कार्विंग नाइफ है। और इस लिस्ट में जितनी भी कार्विंग नाइफ्स हैं उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल चीज ये है कि इन सभी के पास अपनी अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक और यहाँ तक की स्पिरिचुअलिटी भी है। और जब इनसे सोल टूल्स को बनाया जाता है तब ये भी संभव होता है कि जो कार्विंग नाइफ्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इन टूल्स के अंदर आ जाएं, जिससे कि उस लेवल से भी परे वो सोल टूल प्रोड्यूस होता है। और इस मामले में अभी युवाओं की किस्मत फूटी होती है और ये परेशान होते हुए मन में कहता है कि जो ब्लेड ऑफ लाइफ है वो आइज ऑफ डेस्टिनी में नर्चर हो चुका है और मैं नहीं जानता हूँ कि वो अभी कैसा दिखता होगा। और अगर जल्दबाजी में मैं उसे अभी बाहर निकालता हूँ तो वो सिर्फ बाकी लोगों का अटेंशन ही अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इसलिए मैं लौटने के बाद ही उसे देखूंगा और मेरी प्रीशियस नाइफ मुझे माफ करना। और करीब आधे घंटे बाद जो प्लेयर 96 और 98 होते हैं उन्होंने अपने सोल टूल बना के सौंप दिए होते हैं और हाई रैंकिंग के साथ
साथ नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाते हैं और जिन 4th लेवल के सोल टूल्स को हुआ युहाओ और सैतो के द्वारा बनाए गए थे वो सभी ही स्मॉल सोल कैनन्स थे। और ये लोग मुश्किल से ही नेक्स्ट राउंड में पहुंच पाते हैं और जब ये लोग बाहर आ जाते हैं तो वांग डोंग कहता है कि युहाओ, क्या तुम बेवकूफ होने का दिखावा करके वापिस से एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हो? जिसपे युहाओ रोते हुए कहता है कि मैं डम्ब हो के एडवांटेज लेने का कोई भी दिखावा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो सच में 1 नंबर का गधा हूँ और 3 लाख जो गोल्ड सोल कॉइंस चले गए हैं उनसे अब मुझे काफी परेशानी हो रही है। और जब हम होटल में पहुंच जाएंगे तब मैं सभी के सामने अपनी गलती को स्वीकार करूंगा। और युहाओ को इतना रोना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये उस समय के दौरान पूरे टाइम कार्विंग नाइफ के बारे में ही सोचता रहा था। और युहाओ को इतना परेशान देख के सैतो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम हारे भी हो तो तुम अगली बार वापिस से उसे हासिल कर सकते हो और परेशान होने के बजाय ये सोचो कि तुम उसे अगले राउंड में कैसे कमाओगे। जिसपे डोंगर कहती है कि सीनियर ब्रदर, देख के ऐसा लगता है कि आपने पहले भी गैम्बलिंग की है क्योंकि आप किसी एक्सपर्ट की तरह ही बोल रहे हैं। जिसपे सैतो कहता है कि जूनियर सिस्टर, आज तुम इतनी खुश और लवली क्यों लग रही हो, क्या कुछ बात है क्या? जिसपे वांग डोंग कहती है कि हाँ बिल्कुल कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी। और जब ये लोग होटल में लौट आते हैं तो याओ डोंगर से कहता है कि तुम जाके आराम कर लो, मुझे अभी कुछ काम करना है। जिसपे डोंगर इसके पास आके कहती है कि तुम और भी क्या करना चाहते हो और जो भी करो मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगी और मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो और यहाँ तक कि तुम तो 3 लाख गोल्ड सोल कॉइंस को भी हारने के बाद एक्साइटेड दिख रहे हो। और इस चीज को सुन के यह थोड़ा सा परेशान सा हो जाता है, लेकिन ये फिर खुश होते हुए मन में कहता है कि डोंगर सच में काफी अच्छी लगती है जब ये इस तरीके की होती है। और इससे मुझे तब की याद आती है जब मैं इससे पहली बार मिला था, लेकिन बस थोड़ी सी सॉफ्टनेस की कमी से ऐसा दिखना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। और फिर यह कहता है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा रहा हूँ, मैं तो बस भूल गया था कि मेरे पास एक और चीज है। जिसके बाद हम यह के फोरहेड पे गोल्डन लाइट को काफी जोर से ग्लो होते हुए देखते हैं और डोंगर भी यह की वर्टिकल आई को ओपन होते हुए देख रही होती है। जब वो ओपन होती है तो डोंगर हैरान होते हुए कहती है कि ये तो काफी ज्यादा सुंदर है। और हम देखते हैं कि इसके अंदर से काफी ज्यादा लाइट भी एमिट हो रही होती है और उसे देख के डोंगर काफी ज्यादा हैरान होती है और ये मन में कहती है कि ऐसा देखता है कि पूरा स्पेस तबासा हो गया है और ऐसा भी दिखाई पड़ता है जैसे कि दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। और तभी यह के फोरहेड में से कोई चीज काफी जोर से ग्लो करते हुए बाहर निकल के आती है जो कि एक कार्विंग नाइफ होती है। और इस कार्विंग नाइफ को देख के यह कहता है कि ये ब्लेड मेरी आई ऑफ डेस्टिनी में क्रिएचर्स को प्रोटेक्ट करता है और अब ये इस रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और ये जो वाइटल फोर्स है ये वापस से लगातार फ्लो हो रहा है और ये जो एलिमेंट्री फोर्सेस हैं ये हेवन एंड अर्थ से ट्रेवल करके मेरी बॉडी के अंदर आ रही हैं और इससे मुझे काफी कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। और चलो अपनी सोल पावर को इसके अंदर इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और जैसे यह ऐसे करता है तो ये ब्लेड एक्सटेंड हो जाता है और इस ब्लेड को इतना लंबा होता देख डोंगर भी काफी हैरान सी होती है। और जैसे ही ये लॉन्ग ब्लेड इस टेबल को टच करती है तो ये टेबल भी डिसअपियर होने लगती है और इस चीज को देख के यह हैरान होता है और डोंगर कहती है कि ये टेबल तो राख में बदल गई, आखिर ये यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यह बताता है कि इसे ब्लेड ऑफ प्रोटेक्शन भी कहते हैं और इसके पास पावर सारे ऑब्जेक्ट्स की वाइटल फोर्स को जज करने की है। और सारे ऑब्जेक्ट्स का सुन के वांग डोंगर हैरान होती है तो यह कहता है कि हाँ, और बस वो लाइफलेस ऑब्जेक्ट होना चाहिए क्योंकि इसका जो एट्रीब्यूट है वो लाइफ है, इसलिए ये सारे ऑब्जेक्ट्स की वाइटल फोर्स को जज कर सकती है और तो और ये किसी और ऑब्जेक्ट को वाइटल फोर्स भी दे सकती है। और इसके साथ मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं जिस अल्टीमेट आइस को एब्सॉर्ब करता हूँ हेवन एंड अर्थ एलिमेंट्री फोर्सेस से, मेरी बॉडी के अंदर उससे रफ्तार काफी एक्सेलरेट हो जाती है। जिसपे वांग डोंग कहती है कि तो फिर ये तो काफी अच्छी बात है और ये काफी बढ़िया होगा अगर ये तुम्हारी जल्दी रिकवर होने में मदद कर सके तो। लेकिन रुको, ये तो लिस्टेड ब्लेड है ना, क्या तुम्हें इस इसका डर नहीं है कि लोगों का ध्यान तुम पे जाएगा जब तुम कंपटीशन के अंदर इस ब्लेड को ले रखे होगे। और इस चीज को सुनते ही युहा इल्यूजन वाली एबिलिटी को इस्तेमाल करता है और वो जो कार्विंग नाइफ होता है उसका पूरा हुलिया बदल देता है। और इस चीज को देख के डोंगर खुश होते हुए कहती है कि तुम तो वास्तव में हर चीज कर सकते हो। और फिर यह कहता है कि डोंगर मेरी लेटने में मदद करो क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये नाइफ मेरी प्रैक्टिस करने में मदद कर सके और लगता है कि ये तरीका मुझे जल्दी ही हील कर सकता है। और फिर
हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेफरी अनाउंस करता है कि आज टांग सेक्ट का अपोनेंट सनमून एम्पायर से ब्राइट जेड सेक्ट होने वाला है। और नाना यह को बताती है कि मैंने सुना है कि जो ब्राइट एंड जेड सेक्ट है वो एक सोल इंजीनियर सेक्ट भी है और कैपिटल सिटी के अंदर उसकी काफी हाई रेपुटेशन भी है और पिछली बैटल के अंदर वो काफी आसानी से जीत गए थे और करीब करीब उन्हें किसी भी तरीके की हानि नहीं पहुंची थी। और इसके अलावा जो उनका कैप्टन है वो हरदम एक टोपी को पहना रहता है और वो कभी स्टेज पे भी नहीं आया है और उसे छोड़ के सिर्फ 6 ही लोग थे जो कि कम्पीट कर रहे थे, यहाँ तक कि वैसे वो टीम बैटल थी। और तभी हम यहाँ पे सनमून की टीम को भी आते हुए देखते हैं जो कि इनकी तरफ देख के खेल खत्म होने का इशारा करता है और इसे ऐसा करता देख जू सांसी से जीप से चिढ़ाते हुए मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि तुम एक नंबर के स्टूपिड ढीठ इंसान हो। और तभी हम यहाँ पे ब्राइट एंड जेड सेक्ट को भी आते हुए देखते हैं और सच में जो इनकी कैप्टन होती है वो एक हेड को पहन रखी होती है और इन लोगों को देख के यह समझ जाता है कि यही ब्राइट एंड जेड सेक्ट है। और ये लड़की काफी इविल सी दिख रही होती है और ये तुरंत ही इन लोगों की तरफ अपने इविल ऑरा भेजती है जो कि काफी खतरनाक तरीके से इन लोगों की तरफ आ रहा होता है। और इस ऑरे को देख के यह भी हैरान होता है, लेकिन तभी जुईचेन इसके आगे आ जाता है यह को प्रोटेक्ट करने के लिए और ये तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से अपना स्वॉर्ड ऑरा रिलीज करता है। इसकी वजह से इस लड़की का जो इविल सा ऑरा होता है वो करीब भी नहीं पहुंच पाता है और वो बीच में नष्ट हो जाता है। और इस चीज को देख के ये लोग भी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो स्वॉर्ड इंटेंट है, जबकि ये लड़की थोड़ी सी घबरा सी जाती है और जुईचेन को ऐसा करता देख यह भी खुश होता है। और जब जुईचेन काफी खतरनाक तरीके से अपना स्वॉर्ड ऑरा रिलीज कर रहा होता है तो इसे ऐसा करते हुए देख के जिया होंगचेन को इस पे गुस्सा आता है और ये कहता है कि जी जुईचेन क्या तुम भी सच में टांग सेक्ट से डिफेक्ट हो गए हो क्या। और जुईचेन तो इसका कोई भी जवाब नहीं देता है, लेकिन डिफेक्ट की बात को सुन के जियान कहती है कि हमें गलत ठहराने की कोशिश मत करो, हमने बस सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए स्कूल को छोड़ दिया है या फिर बस हमें तुम्हारे सनमून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी के अंदर ऐसे ही बेकार पड़े रहना चाहिए था। और इस चीज को सुन के जिया होंगचेन को गुस्सा आता है तो ये कहती है कि आखिर तुम्हें इतनी भी क्या दिक्कत है। और तभी रेफरी यहाँ पे आके कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और क्या तुम कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई होना चाहते हो, और अगर नहीं होना चाहते हो तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपने रेस्टिंग एरिया में चले जाओ। फिर ये अनाउंस करता है कि राउंड रॉबिन राउंड का जो फर्स्ट मैच है उसमें टांग सेक्ट के खिलाफ ब्राइट एंड जेड सेक्ट लड़ेगा और कंपटीशन के लिए दोनों ही पार्टीज अपने पहले पार्टिसिपेंट्स को भेज दीजिए लड़ने के लिए। और जो बंदा पहले आता है वो ब्राइट एंड जेड सेक्ट का यू चेन होता है। और जैसे ही बैटल शुरू होती है तो वांग डोंग अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज करते हुए काफी तेजी से इस बंदे की तरफ जाने लगता है। तो ये बंदा भी अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज करके अपने 2 वेपन्स को बाहर निकाल लेता है और उनमें से एक काफी खतरनाक अटैक वांग डोंग के ऊपर कर देता है। लेकिन वांग डोंग उस अटैक को अपने विंग से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इसके अटैक की वजह से वांग डोंग के जो विंग्स होते हैं उसमें होल होना शुरू हो गया था। और इस चीज को देख के वांग डोंग भी हैरान होता है और ये मन में कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके ये 2 थॉर्न्स मेरी मार्शल सोल को हानि पहुंचा सके। और तभी हम इस बंदे के यहाँ पे और भी कई प्रोजेक्शंस को देखते हैं और ऐसा करके ये बंदा हंस रहा होता है और ये अपने प्रोजेक्शन के साथ मिलकर चारों तरफ से वांग डोंग के ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे ये सभी लोग वांग डोंग के करीब जाते हैं तो वांग डोंग काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो बाकी की नकली प्रोजेक्शंस होती हैं वो गायब हो जाती हैं, जिसकी वजह से वांग डोंग को रियल वाला मिल जाता है। और ये तुरंत ही इस मौके का फायदा उठा के इसके ऊपर बटरफ्लाई गॉडेस स्लैश से अटैक कर देती है। और फिर हम इस बंदे की तरफ काफी सारे अटैक्स को आते हुए देखते हैं और ये बंदा इन सभी अटैक्स को डॉज करते हुए एक फॉर्मेशन के बीच में आ जाता है। और इस बंदे को भी समझ में आ जाता है कि इस बंदे ने काफी बड़ी गलती कर दी है। तभी इस फॉर्मेशन के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन वांग डोंग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता है क्योंकि इस बंदे ने अपने आप को एक शील्ड बना के प्रोटेक्ट कर लिया होता है। और ये खुश होते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे ट्रैप में पड़ गया लेकिन तब भी तुम कुछ भी नहीं कर पाए। और तभी ये बंदा वापिस से अपनी पावर को इस्तेमाल करके यहाँ पे ये अपने और भी अवतार बना लेता है, जिन्हें देख के वांग डोंग हैरान होते हुए कहता है कि ये पहले ही अपने 9 शेडोज को बना चुका है। ये बंदा तो काफी बेवकूफ है। जबकि इस तरफ ये बंदा स्माइल कर रहा होता है और तभी वो जो 9 अवतार थे वो एक डार्क स्मोक में बदल के इसके अंदर जाने लगते हैं। और इस चीज को होता देख वांग डोंग भी काफी हैरान होता है और ये मन में कहता है कि वो शेडोज तो उसके अंदर इकट्ठा हो रही हैं, नहीं वो शेडोज नहीं हैं बल्कि वो तो स्पेक्ट्रस हैं। और तभी ये बंदा किसी वेपन की तरह काफी खतरनाक तरीके से वांग डोंग की तरफ बढ़ने लगता है। और इस चीज को देख के रेफरी भी काफी हैरान होता है और ये कहता है कि इस स्पेक्ट्रस
फ्लैश में तो ह्यूमन और वेपन फ्यूज हो गए हैं और इसने बस अपनी अटैक पावर को बूस्ट करने पे ही फोकस किया, जिससे कि ये इस लेवल को अचीव कर पाया है। और हम देखते हैं कि ये बंदा किसी अटैक की तरह काफी तेजी से वांग डोंग की तरफ जा रहा होता है कि वांग डोंग भी इसे देख के काफी हैरान होता है और ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि हे भगवान, इसकी स्पीड तो कितनी ज्यादा है, लगता है कि टांग सेट का खेल खत्म होने वाला है। और तभी अचानक से हम एक हैमर की सोल रिंग को अपीयर होते हुए देखते हैं, जिसके बाद इस बंदे का काफी खतरनाक तरीके से वांग डोंग के साथ क्लैश होता है और ये वाकई में काफी तगड़ा वाला क्लैश होता है, जिसकी वजह से ये बंदा पीछे हट जाता है और ये काफी हैरान होते हुए कहता है कि भैंस की टांग, आखिर वो क्या था जिसने मेरे सारे अटैक्स को रोक सका है। और तभी हम वांग डोंग के हाथ में एक हैमर को देखते हैं और ये कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मेरा वेपन कुछ ज्यादा टफ है। और इस चीज को देख के यामन में कहता है कि क्या वो क्लियर स्काई हैमर है। ऐसा दिखता है कि डोंगर इस मैच को जल्दी खत्म करना चाहती है और तभी वांग डोंगर काफी खतरनाक तरीके से अपने हैमर से अटैक करते हुए कहती है कि पावर सिर्फ वांग हियर के पास नहीं है बल्कि मेरे पास भी है। और जैसे इस बंदे के इस हैमर की पड़ती है तो इस बंदे की धज्जियां उड़ जाती हैं और काफी बुरी हालत भी होती है और ये उड़ता हुआ हवा में जाता है और ये जैसे तैसे करके अपने आप को हवा में संभालने लगता है। तो वांग डोंगर का जो ट्रैप था उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जो कि इस बंदे की ऐस तैस कर देती है और ये बंदा दर्द के मारे काफी जोरों से चिल्लाने लगता है और ये चिल्लाते हुए रोकने के लिए कहता है तो रेफरी कहता है कि पहला जो सोलो बैटल है उसे टांग सेट ने जीत लिया है और एरेना के अंदर डोंगर अपना हैमर ऊपर करके सभी को दिखा रही होती है और इस चीज को देख के ऑडियंस कहती है कि ये असली पावर है और इसे तो कोई भी सोल स्किल को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने तो बस आसानी से अपने टूल सोल को इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को हरा दिया। तो तीसरा कोई कहता है कि क्या इसके पास ट्विन मार्शल सोल है और तभी रेफरी वांग डोंग से पूछता है कि क्या तुम क्लियर स्काई क्लैन से हो। इस पे वांग डोंग पहले तो हैरान होता है और फिर ये कहता है कि तो सन मून एम्पायर क्लियर स्काई क्लैन के बारे में जानता है, जिस पे रेफरी कहता है कि ये तो काफी आश्चर्य की बात है क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने पुराने जान पहचान के लोगों के संतानों से यहाँ पे मिलूंगा और वैसे मैं क्लियर स्काई क्लैन के एक एल्डर को जानता हूँ और कंपटीशन के खत्म होने तक का इंतजार करना, जिसके बाद हम दोबारा से बात करेंगे और इसके लिए वांग डोंग भी मान जाता है। और जैसे ही रेफरी नेक्स्ट बंदे को बुलाता है तो वो काफी तेजी से यहाँ पे आ जाता है और इस चीज को देख के रेफरी भी काफी हैरान होता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और ये बंदा वांग डोंग को ही घूरे जा रहा होता है, जबकि वांग डोंग मन में कहता है कि ये लोग सभी सच में अजीबोगरीब हैं। और रेफरी कहता है कि चलो तुम दोनों अपनी अपनी जगह जाके तैयार हो जाओ और फिर रेफरी बैटल को शुरू कर देता है और ये बंदा तुरंत ही अपने विंग्स निकाल के काफी तेजी से वांग डोंग की तरफ बढ़ने लगता है। और इस चीज को देख के होली स्प्लिट कल्ट का कोई बड़ा एल्डर हैरान हो जाता है तो ज़ूतियारन उससे पूछता है कि ग्रैंड मास्टर क्या हुआ, जिस पे ये कहता है कि योर हाइनेस इस बंदे की वैम्पायर बैट मार्शल सोल है जो कि एक तरीके की वेरिएंट मार्शल सोल है और अगर इसे प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग मिलती है तो ये फ्यूचर में एक काफी तगड़ा वॉरियर बन जाएगा। जियाफेंग इस गेम के बाद इसे मेरे पास ले आना और इसके लिए जियाफेंग भी मान जाती है। और तभी हम इस बंदे के हाथ में नुकीले कलर के नेल्स देखते हैं जिनको इस्तेमाल करके इसने वांग डोंग के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया होता है। और जैसे इसका वांग डोंग के साथ क्लैश होता है तो यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की वजह से ये बंदा घिसटता हुआ पीछे तक जाता है, जबकि इस तरफ वांग डोंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और ये सारी अपनी सोल रिंग्स को रिलीज कर रहा होता है। और इस चीज को देख के ज़ू सांसी खुश होते हुए कहता है कि बहुत ही बढ़िया डोंगर, और ये बैटल तो 6 रिंग्स वर्सेस 5 रिंग्स का है तो वैसे भी हमें लीड तो मिलनी ही है। और तभी हम देखते हैं कि वांग डोंग अपने ग्लूटोनिक विंग से काफी खतरनाक तरीके से इस बंदे के ऊपर अटैक करने लगता है, जबकि इस बंदे को वांग डोंग को रोकने में काफी दिक्कत हो रही होती है और इन दोनों की यह फाइट हवा में काफी ऊंचाई पे चल रही होती है। और इस चीज को देख के ऑडियंस में से एक लड़की कहती है कि ये दोनों तो हवा में कितना ऊंचा उड़ रहे हैं, तो दूसरा कहता है कि ऐसा दिखता है कि टांग सेट के पास अपर हैंड है, तो तीसरा कोई कहता है कि ये तो सोल किंग और सोल एम्परर हैं, इन दोनों के बीच में एक रैंक का अंतर है। और तभी ये बंदा अपनी किसी और सोल स्किल को इस्तेमाल करता है और काफी जोर से चिल्लाता है और इसे वांग डोंग के ऊपर इतनी खतरनाक तरीके से चिल्लाता देख रेफरी मन में कहता है कि इस लड़के की आखिर अजीब सी ये सोल स्किल क्या है। और इसके इस चीख की वजह से वांग डोंग को थोड़ी दिक्कत हो रही होती है और इतनी तगड़ी चीख की वजह से वांग डोंग के अंदर से एक ब्लड रेड कलर की शेडो निकल के आती है जो कि डिटो इसकी जैसे ही दिख रही होती है। और यहाँ पे इसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है और ये तुरंत ही
हवा में डिसइंटीग्रेट हो जाती है और किसी स्मोक की तरह उस बंदे के अंदर जाने लगती है। और तभी वांग डोंग मन में कहता है कि अचानक से ये डिजीनेस और पावरलेसनेस काफी तगड़ी तरीके से महसूस हो रही है। और तभी हम देखते हैं कि ये बंदा इस चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद ट्रांसफॉर्म सा हो जाता है। और तो और अब ये पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और ये हंसने लगता है। तो इसे देख के ग्रैंड मास्टर कहती है कि ये तो ब्लड शैडो पपेट आर्ट है। तो ज़ू तियारन पूछता है कि ये क्या होता है। तो ग्रैंड मास्टर बताती है कि इसकी मदद से दूसरों की वाइटलिटी को बाहर निकाल के अपने खुद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इससे ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही एबिलिटीज काफी बढ़ जाती हैं। और इस टेक्निक को इस्तेमाल करके ये एक तीर से 2 निशाने लगा रहा है। और तभी ये बंदा काफी खतरनाक तरीके से वांग डोंग के ऊपर अटैक कर देता है। वांग डोंग इसे अपने विंग से ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता है। और तभी हम देखते हैं कि इस बंदे का जो हाथ होता है वो वांग डोंग तक बस पहुंच ही गया था, लेकिन तुरंत ही वांग डोंग घोस्ट शैडो प्रिपलेक्सिंग ट्रैक का इस्तेमाल करता है जिससे कि ये इस बंदे के इस अटैक से बच के पीछे आ जाता है। और इन दोनों की इस फाइट को देख के ऑडियंस कहती है कि ये जो बंदा ब्राइटन जेड सेक्ट से है इसकी पावर तो अचानक से कितनी ज्यादा बूस्ट हो गई है। जबकि दूसरी तरफ टांग सेक्ट हारती हुई दिख रही है और ये बस लगातार उसके अटैक्स से बच रहा है। और तभी ये जो बंदा होता है ये इविल तरीके से हंसने लगता है क्योंकि इसकी पावर अब काफी बढ़ गई होती है और ये काफी बड़ा भी हो गया होता है। और इसके इस खतरनाक रूप को देख के वांग डोंग भी हैरान होता है और ये बंदा कहता है कि बच्चे अब पूरी तरीके से मिटने के लिए तैयार हो जा। और तभी अचानक से इसकी बॉडी के अंदर काफी जोर से दर्द होने लगता है और अब ये गुब्बारे की तरह फूलने लगता है और ये कहता है कि आखिर एग्जैक्टली तुम्हारे ब्लड के अंदर क्या है। देखते देखते ये पूरी तरीके से गुब्बारे की तरह फूल जाता है और इसके फूटते ही इसके अंदर से खून ही खून बाहर निकलता है। और इस चीज को देख के वांग डोंग भी काफी हैरान होता है और ये कहता है कि आखिर मेरे ब्लड के अंदर ऐसा भी क्या है। जबकि ग्रैंड मास्टर को इससे काफी घिन आ रही होती है और इस नजारे को देख के ज़ू तियारन हंसते हुए कहता है कि ये कितना अमेजिंग है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस बंदे का ब्लड अटैक नहीं कर सकता हो। जिसपे ग्रैंड मास्टर कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके ब्लड के अंदर ऐसी पावर है जिसे निगला नहीं जा सकता है। और तभी रेफरी अनाउंस करता है कि ब्राइटन जेड सेक्ट का जो मेंबर है वो मारा जा चुका है और इसी के साथ टांग सेक्ट जीत गया है। और हेड पेनीवी इनकी जो कैप्टन होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। रेफरी अनाउंस करता है कि टांग सेक्ट की इस जीत के साथ ये मैच यहीं पे खत्म होता है। और वांग डोंग हैरान होते हुए मन में कहता है कि इस जीत ने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया है और क्या ये सच में मेरे ब्लड से रिलेटेड है। और वो हेड वाली लड़की जिसे काफी गुस्सा आ रहा था उसने वांग डोंग के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया होता है और जैसे ही अटैक करती है वहाँ से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन हम देखते हैं कि वांग डोंग को कुछ भी नहीं हुआ होता है क्योंकि बीच में इनविंसिबल शील्ड आ गई होती है, मतलब कि डोंगर को रेफरी ने प्रोटेक्ट कर लिया होता है। और ये कहता है कि ब्राइटन जेड सेक्ट ने रूल को तोड़ा है अपने अपोनेंट के ऊपर हमला करके, इसलिए रूल के अनुसार तुम्हारी इस मैच में हार मानी जाती है। जिसपे ये लड़की गुस्से में कहती है कि इसने मेरे छोटे भाई को मारा है। और इस चीज को सुन के वांग डोंग मन में कहती है कि ये तो लड़की की आवाज है और ऐसा लगता है कि वो बंदा इसका छोटा भाई था। और रेफरी कहता है कि तुम दोनों के बीच का रिलेशनशिप जो भी हो, लेकिन तुम्हें भी समझना चाहिए कि मैच के दौरान उसकी मौत होना अनएक्सपेक्टेड था। रही बात तुम्हारी, तो तुमने चोरी छिपे अपने अपोनेंट के ऊपर अटैक किया है और तुमने ऐसा करके रूल तोड़ा है, इसलिए रूल के अनुसार तुम्हारी हार मानी जाती है। अगर तुम्हें इससे लड़ने का मौका चाहिए तो वो तुम्हें टीम बैटल के अंदर मिलेगा और तब तुम आके दोबारा कम्पीट कर सकती हो। और फिर ये लड़की कहती है कि इसने मेरे छोटे भाई को मारा है और इतना कह के ये यहाँ से चली जाती है। और टांग सेक्ट की इस जीत के साथ ये मैच यहीं पे खत्म हो गया होता है। और तभी डोंगर कहती है कि रेफरी मैं अगले मैच के लिए सरेंडर करती हूँ, हमारे टांग सेक्ट की तरफ से अब कोई और लड़ेगा। और इस चीज को रेफरी भी अनाउंस कर देता है। और नेक्स्ट बैटल के लिए जियाओ जियाओ आई होती है तो वांग डोंग कहता है कि जियाओ जियाओ केयरफुल रहना क्योंकि ये जो ब्राइटन जेड सेक्ट है ये कुछ ज्यादा ही अजीब है। और ऐसा दिखता है कि वो क्लोज कॉम्बैट सोल टूल्स को इस्तेमाल करके उसे अपनी मार्शल सोल के साथ कंबाइन कर लेते हैं। जिसपे जियाओ जियाओ कहती है कि चिंता मत करो। और जब वांग डोंग याओ के पास आ जाती है तो याओ कहता है कि अपोनेंट टीम की जो कैप्टन है उससे निपटना आसान नहीं होगा, इसलिए टीम बैटल के दौरान तुम्हें काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा। और फिर हम एरेना के अंदर टांग सेक्ट से जियाओ जियाओ को देखते हैं जबकि ब्राइटन जेड सेक्ट से क्वीन युई युई आती है और ये दोनों ही एक दूसरे से बैटल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। और जैसी बैटल शुरू होती है तो क्वीन अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज करके अपने वेपन से एक काफी खतरनाक स्लैश अटैक कर देती है। और इसकी इतनी तेज रफ्तार को देख के जियाओ जियाओ भी थोड़ी सी हैरान होती है। और तभी जियाओ जियाओ से थोड़ी ही दूरी पे काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है
और जिया ने इसके अटैक को अपने कॉल्ड्रॉन से ब्लॉक कर लिया होता है और ये कहती है कि मुझे पसंद आया, जबकि ऑडियंस के काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं और ये कहते हैं कि ये बैटल तो उन दो लड़कियों के बीच में जो कि काफी ज्यादा कमजोर दिख रही थी, लेकिन असल में तो ये दोनों ही काफी ज्यादा वायलेंट हैं। और तभी जिया अपने कॉल्ड्रॉन को पकड़ के उससे अटैक करते हुए कहती है कि लो अब इसे संभालो, और जिया अपने कॉल्ड्रॉन को पकड़ के इस तरीके से अटैक कर रही होती जैसे कि ये कोई छोटी सी हल्की सी चीज हो। जैसे जिया कॉल्ड्रॉन से अटैक करती तो वो लड़की भी अपने स्पीयर से इसे ब्लॉक करने की कोशिश करती है और इन दोनों का ये क्लैश ही काफी तगड़ा होता है। और इस चीज को देख के यह भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर जिया ने कब से इतने कूल फाइटिंग स्टाइल को क्रिएट किया, सही तो तुम्हें अब से काफी केयरफुल रहना होगा। जबकि इस तरफ सही तो की हालत खराब हो रही होती है और फिर हम इस लड़की को देखते हैं जो कि इस क्लैश की फोर्स की वजह से काफी पीछे आ जाती है, जबकि जिया इस लड़की को देख के खुश हो रही होती है। तो इस वजह से इस लड़की को भी गुस्सा आ जाता है और ये अपनी किसी तरीके की टेक्निक को इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से इसकी बॉडी के ऊपर एक काफी स्ट्रॉन्ग सा आर्मर आ जाता है और इस आर्मर की वजह से इसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है और अब ये पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। और इस चीज को देख के वांग डोंग हैरान होते हुए मन में कहती है कि अचानक से इसके ऊपर एक नया आर्मर कैसे अपीयर हो गया। और तभी ये लड़की अपने स्पीयर से काफी खतरनाक तरीके से जिया के ऊपर अटैक कर देती है और इसके इस अटैक को जिया अपने कॉल्ड्रॉन से ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन जिया इस लड़की के इस अटैक के प्रेशर को नहीं झेल पाती है और ये दूर जाने लगती है। मतलब कि इस लड़की ने अटैक करके जिया को उड़ा दिया होता है और इस वजह से जिया काफी इंजर्ड भी हो जाती है और ये कहती है कि लगता है कि अब तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो गई हो। जबकि सही तो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर अचानक से इसकी पावर इतनी कैसे बढ़ गई। तो यह कहता है कि ये तो एक सोल टूल है और ये जो आर्मर ये क्लोज कॉम्बैक्ट सोल टूल है जो कि हर एक के लिए कस्टम मेड होता है और ये इतनी ज्यादा पावर को इंक्रीज करता है कि एक तरीके से ये करीब करीब एक नए लेवल पे पहुंचा देता है और यहाँ तक कि ये भी आरडी के क्लो के जैसा ही है। जबकि इस तरफ ये कहती है कि मैं तुम्हारे इन आयरन बॉल्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगी और इतना के इसने अपने वेपन से काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया होता है और इसके इस अटैक को देख के सही तो कि इसकी काफी ज्यादा चिंता हो जाती है और ये चिल्लाते हुए कहता है कि जिया और इस वजह से जिया का ध्यान भी इस पे आ जाता है और तभी हम यहाँ पे ब्लड देखते हैं जो कि यूई का होता है। मतलब कि जो यूई होती है वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई होती है और फिर ये वापस से अपने वेपन को थाम लेती है और इसे जिया के ऊपर गुस्सा भी आ रहा होता है और ये थोड़ी सी भी हैरान होती है क्योंकि जिया अपने कॉल्ड्रॉन को हिला के पता नहीं क्या कर रही होती है और इसे ऐसा करता देख सही तो खुश होते हुए कहता है कि ये तो कंट्रोलिंग द क्रेन कैप्चन ड्रैगन हैंड को इस्तेमाल कर रही है। जबकि यूई काफी हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये बेकार सी स्किल क्या है। फिर ये वापिस से अपने वेपन से जिया के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जिया के कॉल्ड्रॉन का इसके ऊपर एक काफी तगड़ा भचीड़ा पड़ता है जिसकी वजह से ये दूर तक उड़ती हुई जाती है और इस मौके का फायदा उठा के जिया इसके ऊपर 3 लाइफ सोल सेलिंग कॉल्ड्रॉन से अटैक कर देती है और इस अटैक के पड़ते ही ये लड़की उड़ती हुई जाती है और रेफरी अनाउंस करता है कि टांग सेक्ट की जीत के साथ ये मैच भी यहीं पे खत्म होता है। और जिया थैंक यू कहते हुए कहती है कि मैं तो बस अपनी नई फाइटिंग टेक्निक को थोड़ा सा आजमाना चाहती थी और क्योंकि टांग सेक्ट ने इस मैच को जीत लिया था इसलिए अगले मैच के लिए ब्राइटन जेड सेक्ट से जुई बिंग आता है और इस बंदे को देख के जिया भी थोड़ी सी हैरान होती है और ये कहती है कि ये बंदा सच में काफी खतरनाक लग रहा है। और तभी ये बंदा अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज कर देता है और जब युहाओ और इस बंदे के पास 6 सोल रिंग्स को देखते हैं तो ये हैरान होते हैं और कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली ये बंदा एक सोल एम्परर है और ये जिया के लिए काफी टफ होने वाला है। और इस बंदे की बॉडी के ऊपर जो रिंग्स होती है वो अचानक से ग्लो करने लगती हैं जिसकी वजह से ये बंदा ट्रांसफॉर्म होने लगता है और ये ट्रांसफॉर्म होके एक काफी खतरनाक और बड़े पाइथन में बदल जाता है। और इस मार्शल सोल अवतार को देख के यह भी काफी हैरान होता है और इस वजह से इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि इसके पास 6 रिंग्स हैं या 7 रिंग्स, जिसपे यह कहता है कि ये शायद ब्लेजिंग मेटल सोल रिंग्स की वजह से ही हुआ है और वो एक स्टिमुलेशन सोल टूल हो सकता है जो कि जुई बिंग की एबिलिटीज को काफी बढ़ा सकता है। और तभी जिया
3 हैंड फॉर्मेशंस का इस्तेमाल करती है और इस तरीके से ये 3 लाइफ सीलिंग सोल कॉल्ड्रॉन को समन करती है और ये तीनों कॉल्ड्रॉन्स इस स्नेक को तीनों तरफ से घेर लेते हैं, जिसकी वजह से इस स्नेक के ऊपर एक फॉर्मेशन सी बन जाती है। और ज़ेइज़ी जो कि 4th सोल बीस्ट है, जिसका फ्यूजन सोल रिंग के साथ हो रखा है और ये एक काफी ज्यादा पावरफुल सोल बीस्ट है जो कि इविल फोर्स को सप्रेस करके रख सकता है। और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि अपोनेंट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जब तक कि वो सेकंड रैंक को पार नहीं करता है तो वो 3 सेकंड्स के लिए सील हो जाएगा और उसकी 30% सोल पावर को भी छीन लिया जाएगा। और तभी ज़ियाओ ज़ियाओ इस पाइथन के ऊपर कॉल्ड्रॉन शॉक से अटैक कर देती है, इस वजह से इस स्नेक की काफी बुरी हालत होने लगती है और इस बेचारे को इतना ज्यादा दर्द होता है कि इसके आंसू तक निकलने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से ये तीनों कॉल्ड्रॉन्स काफी तेजी से इसकी तरफ आने लगते हैं और ये तीनों तरफ से इसे कुचलने लगते हैं और ये काफी जोर से इसे हिट भी करते हैं। इस वजह से इस स्नेक की काफी बुरी एहसास हो जाती है और इसके अंदर से दर्द की एक काफी खतरनाक चीख बाहर निकलती है और इस चीज को देख के रेफरी भी हैरान होता है। और इस तरफ ज़ियाओ ज़ियाओ जो 3 लाइफ सोल सीलिंग कॉल्ड्रॉन है, उसकी फर्स्ट स्किल सोल शॉक का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद सेकंड स्किल जो कि कॉल्ड्रॉन स्वे है और सबसे लास्ट में थर्ड स्किल कॉल्ड्रॉन माइट से अटैक कर देती है। इस वजह से उस स्नेक की काफी बुरी हालत हो जाती है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है और इस वजह से इस स्नेक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये ज़ियाओ ज़ियाओ के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम भाड़ में जाओ। लेकिन ज़ियाओ ज़ियाओ इससे डरने की बजाय खुश होते हुए कहती है कि मैं हार मानती हूँ और इस चीज को सुनते ही सपोले का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है क्योंकि रेफरी से रोकने के लिए बीच में आ गया होता है और इस मौके का फायदा उठा के ज़ियाओ ज़ियाओ यहाँ से रफू चक्कर हो लेती है और ये जो बैटल इस तरीके से खत्म हुई होती है, इस वजह से सपोले को काफी गुस्सा आता है। जबकि इस तरफ ज़ियाओ ज़ियाओ युहा के पास आके कहती है कि युहा मुझे माफ करना जो मैं मिशन को कंप्लीट नहीं कर सकी, जिसपे युहा कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि उस जैसा अपोनेंट जो कि सोल टूल का इस्तेमाल करके अपने मार्शल सोल अवतार की पावर बढ़ा सकता हो, उसे डील करना वैसे भी काफी मुश्किल होता है और तुमने अपना बेस्ट दिया है उसे कमजोर करने में। और फिर यह रेफरी से कहता है कि इनका जो टांग सेक्ट है वो बाकी के इंडिविजुअल एलिमिनेशन बैटल से गिव अप कर दिया है और अब ये सीधे टीम बैटल के लिए लड़ेंगे और इस पर रेफरी कुछ भी नहीं कहता, जबकि ऑडियंस हैरान होते हुए कहती है कि आखिर इन्होंने क्यों इंडिविजुअल राउंड से गिव अप कर दिया है, बल्कि ये तो एक काफी अच्छा मौका था पॉइंट्स को अर्न करने का। क्या इन्हें ज़ुइबिंग का डर था जो कि अपने मार्शल सोल अवतार की पावर को एनहेंस कर सकता है, जिस पे दूसरा कोई कहता है कि अगर ये बात सच है तो टांग सेक्ट के पास जो बचे हुए कुछ पॉइंट्स है वो भी वो खो देंगे। तभी रेफरी भी अनाउंस कर देता है कि टांग सेक्ट ने बचे हुए जो इंडिविजुअल मैचेस है उनसे विड्रॉ कर लिया है और इसमें टांग सेक्ट को 4 पॉइंट्स मिले हैं, जबकि ब्राइट एंड जेड सेक्ट को 7 पॉइंट्स मिले हैं और इन दोनों ही टीम्स को 1 मिनट का समय दिया जाता है जिससे कि ये टीम बैटल के लिए तैयार हो सके। और जिया होंगचन कहता है कि मुझे तो ये लगता है कि गिव अप करने पे जो सामने वाले टीम को फ्री फोकट के पॉइंट्स मिलते हैं वो बस उन्हें दिलासा देने के लिए ही दिए जाते हैं, क्योंकि वो उनके कोई मतलब के होंगे ही नहीं अगर वो टीम बैटल को नहीं जीत सके तो। और 1 मिनट के अंदर शायद ज़ुबिंग अपनी पावर को रिकवर तुरंत नहीं कर सकता है और उससे भी खतरनाक ये बात है कि टांग सेक्ट के पास अब भी 5 ऐसे मेंबर्स हैं जो कि अभी तक एरिना के अंदर अपीयर भी नहीं हुए हैं और अगर वो दोबारा से ब्राइट एंड जेड सेक्ट को हरा देते हैं तो वो राउंड रोमिन टूर्नामेंट को पास कर लेंगे और अपनी जगह क्वार्टर फाइनल में बना लेंगे और तभी जो ब्रेक टाइम होता है वो खत्म हो जाता है और रेफरी कहता है कि जो टीम बैटल है वो अब बस शुरू होने ही वाली है और तुम लोगों की टीम्स के अंदर काफी मेंबर्स हैं, इसी वजह से मैं तुम सभी की सिचुएशन को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर सकूंगा। और एक बारी और मैं तुम सभी को याद दिला देता हूँ कि ये बस एक कंपटीशन ही है और हर किसी को ही एक बारी जीने का मौका मिलता है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि जैसे कि तुम लोगों की अपनी जिंदगी अपने लिए कीमती होती है वैसे ही तुम लोग अपने अपोनेंट की जिंदगी को इम्पोर्टेंस दोगे। और चलो तुम सभी एक दूसरे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन ब्राइट एंड जेड सेक्ट शुरू करता है और क्योंकि पहले ही इनका एक मेंबर मर चुका है इसलिए टोटल 6 हैं जो कि क्वीन युई वुई, चैन जुन, यू चैन, क्वीन क्विंग ज़ुइबिंग और गेई यिन हैं। जबकि सिर्फ वांग डोंग गेई यिन का नाम सुन के मन में कहता है कि मैंने पहले कभी भी इस नाम को नहीं सुना है। फिर टांग सेक्ट के भी सभी मेंबर्स अपने नाम बताने लगते हैं जो कि नाना जू सान, सी जियांग नान, हुआ युहा, वांग डोंग, सैतो और ज़ियाओ ज़ियाओ होते हैं। और जब ये दोनों ही टीम से एक दूसरे के आमने सामने होती हैं तो रेफरी इन दोनों की तरफ देखते हुए मन में कहता है कि ऐसा दिख रहा है कि दोनों टीम्स के जो टीनेजर्स हैं वो पूरी तरीके से जोश में हैं और यहाँ तक कि मुझ जैसे एक टाइटल डोलो को भी बेचैनी सी महसूस हो रही है। और जैसे ही बैटल शुरू होती है तो ब्राइट एंड जेड सेक्ट के जितने भी मेंबर
मेंबर्स होते हैं वो सभी ही अपनी अपनी सोल रिंग्स को रिलीज करके काफी तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जब ब्राइट एंड जेट सेक्ट पूरे जोश से आगे बढ़ रही होती है तब टंग सेक्ट के सभी मेंबर्स काफी रिलैक्स्ड होते हैं और ये सभी ही आराम से आगे बढ़ रहे होते हैं। जबकि इस तरफ एक लड़की अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज करके अपने वेपन से अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, जबकि जो यूई होती है काफी तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। और तोरिन की टीम में एक ऐसा भी बंदा होता है जो कि शील्ड बना के पूरी तरीके से तैयार हो गया होता है और इसे देख के ज़ूसान से खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार मुझे भी अपना साथी मिल ही गया। और तभी यूई आगे आके काफी खतरनाक तरीके से अपनी स्पीयर से इन सभी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन टंग सेक्ट के जो मेंबर्स होते हैं वो सभी ही इसके अटैक को बड़े आराम से डॉज कर लेते हैं। और इस वजह से यूई को गुस्सा आ जाता है क्योंकि इन सभी ने ही इसके अटैक को डॉज कर लिया है, वो भी एकदम सही समय पे। और तभी हवा में वांग डोंग आ जाता है और ये कहता है कि अब मेरी बारी। और इतना कह के ये लाइट ऑफ बटरफ्लाई गॉड की पावर को इस्तेमाल करती है और काफी सारी एनर्जी बॉल से इन सभी के ऊपर अटैक कर देती है। और तभी सईतो भी अपने कैनन को बाहर निकाल लेता है और ये अपने कैनन से अटैक करते हुए कहता है कि चलो मुझे भी तुम लोगों को एंटरटेन करने दो। और इस नजारे को देख के युहा मन में कहता है कि सईतो ने डोंगर की लाइट ऑफ बटरफ्लाई गॉड के अंडर में पंक्चुअर कैनन बुलेट से अटैक कर दिया है और इसे देख के ऐसा लगेगा कि ये सभी लोगों पे अटैक किया गया है, लेकिन असल में सिर्फ इसके दो ही लक्ष्य हैं। और तभी हम वांग डोंग और सईतो के अटैक्स को हवा में देखते हैं जो कि ब्राइट एंड जेट सेक्ट की तरफ आ रहे होते हैं। और इतने सारे अटैक्स को अपनी तरफ आता था कि ये शील्ड वाला बंदा तुरंत ही अपनी शील्ड को एक्सटेंड करके सभी को प्रोटेक्ट करने लगता है और इसके शील्ड के कवर में 2-3 जने आ जाते हैं। और टंग सेक्ट ने जो 2 टारगेट्स के ऊपर अटैक किया होता है वो जुइबिंग होता है, जबकि दूसरा कैप्टन गाइयिन होती हैं जो कि अपने नाखूनों से इन अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं। और इस चीज को देख कर ऑडियंस हैरान होते हुए कहती है कि आखिर इसके नेल्स ऐसे भी क्या चीज से बने हैं जो ये पंक्चुअर कैनन बुलेट को डिस्ट्रॉय कर पा रही है। जबकि ह्यूमन में कहता है कि ऐसा करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि उन पे काफी तगड़ा वाला असर डाला जाए जिससे कि इन सभी को पता ना चल सके जिस सिचुएशन का सामना चैन कर रहा है। और तभी हम काफी सारे अटैक्स को चैन की तरफ आते हुए देखते हैं और इतने सारे अटैक्स को देख के चैन भी काफी हैरान परेशान होता है और ये कहता है कि देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लोग सिर्फ मुझे ही टारगेट कर रहे हैं। जिसके बाद ये एक के बाद एक अटैक को करके इन सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और इन सभी को डिस्ट्रॉय करने के बाद ये गुस्से में हाफते हुए मन में कहता है कि कैप्टन ने मुझे एसेसिन का रोल संभालने के लिए कहा था, लेकिन शुरुआत से ही मैं ही क्यों टारगेट हूँ। और तभी हम इस बंदे के ऊपर एक स्पीयर से देखते हैं जो कि काफी जोर से ग्लो कर रहा होता है और ये स्पीयर इस बंदे के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। और इस वेपन को देख के इस बंदे की गंदी वाली फट जाती है और ये कहता है कि ये तो काफी बुरा हुआ। और इस वेपन को देख के जिया होंगचेन भी काफी हैरान होता है और ये इसे देख के कहता है कि ये तो आइज ऑफ फियर है। जबकि इस तरफ ये जो बंदा होता है ये वांग डोंग की फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप होता है और ये कहता है कि ये तो काफी बुरा हुआ, मैं अब मूव नहीं कर सकता हूँ। जबकि सईतो कहता है ये बंदा तो गया और फिर ये अपने इस वेपन से फायर कर देता है और ये जो आइज ऑफ फियर होता है इसके अंदर से एक काफी खतरनाक लेजर बीम अटैक निकलता है जो कि जैसे ही इस बंदे को हिट करता है तो यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट करता है और इस ब्लास्ट को देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रेफरी ने इसे लास्ट मोमेंट पे बचा लिया होता है और इसी के साथ से ब्राइट एंड जेट सेक्ट का जो ये यूचेन होता है ये बाहर हो जाता है। जबकि इस तरफ यूचेन काफी बुरी तरीके से घबराया हुआ होता है और ये कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि मैं अब भी जिंदा हूँ। जबकि मैंग होंगचन कहती है कि हे आखिर वो किस तरीके का सोल टूल है और आखिर क्यों उसे एलिमिनेट कर दिया गया है, वो भी उसके सोल शील्ड को रिलीज करने से पहले। जिस पे जिया होंगचन बताता है कि वो लेवल 7 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल टूल है जिसे आइज ऑफ फियर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो लेवल 7 का आइज ऑफ फियर होता है जमीन से 100 मीटर ऊपर से एरोज को शूट कर सकता है और इसके साथ ही ये 300 मीटर्स के रेडियस में कहीं पे भी अटैक कर सकता है और हर 10 सेकंड के अंदर एक डेडली रे फायर हो सकती है। और ये जो डेडली रेज होते हैं ये भी अलग अलग तरीके से इफेक्ट्स करती हैं, जैसे कि डिकम्पोजिशन, एक्सप्लोडिंग, पियर्सिंग, डिसइंटीग्रेटिंग, स्कॉर्चिंग और कोरोजन कर सकती है। लेकिन आइज ऑफ फियर को काफी रेयरली कंपटीशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ना सिर्फ आइज ऑफ फियर को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट काफी ज्यादा हाई होती है बल्कि इसके अंदर एक छोटा सा एरर भी होता है और वो ये होता है कि ये अपने टारगेट को लॉक नहीं कर
कर सकता है और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये पूरी तरीके से सिर्फ यूजर के अंदाजे पे ही डिपेंड करेगा और एक बारी जो ये अपने टारगेट के सामने रिवील हो जाता है तो इसे डिस्ट्रॉय करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन इस तरीके के किसी सोल टूल को इतने एक्यूरेटली कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि सैतो आइज ऑफ फियर को एक रिमोट की मदद से कंट्रोल कर रहा होता है, जिसमें यह अपनी स्पिरिचुअल आइज से मदद कर रहा होता है। और फिर हम सपोले को देखते हैं जिसने जू सांसी के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया होता है, जिसे जू सांसी अपनी शील्ड की मदद से ब्लॉक कर रहा होता है और इसे भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही होती है और ये कहता है कि ये सपोला तो वास्तव में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी ज़्याओ इस सपोले के ऊपर अपने कोल्ड्रोन से अटैक करते हुए कहती है कि चलो मुझे तुम्हारी मदद करने दो, और इतना कि ये एक के बाद एक करके उस सपोले के ऊपर काफी सारे अटैक कर देती है अपने कोल्ड्रोन से। और इसी दौरान एक और काफी खतरनाक अटैक इस सपोले को लगता है, जिस वजह से ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और इतना खतरनाक अटैक करने वाला और कोई नहीं स्नो एम्प्रेस होती है, जिसने एम्परर स्वॉर्ड पीयरलेस आइस पोल से अटैक किया होता है। और तभी हम यूई को देखते हैं जो कि किसी तरह की टेक्निक को इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और इस चीज को देख के ज़ियाओ होंगचन खुश होते हुए कहता है कि ये स्ट्राइक तो काफी ज्यादा पावरफुल है और मैं विश्वास भी नहीं कर सकता कि टांग सेक ने इस पर्सन को हल्के में लिया। और तभी हम देखते हैं कि यूई ने 3 सन मून स्लैश से अटैक कर दिया होता है, जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि इनकी जो कैप्टन गाई होती है वो भी काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रही होती है। और इससे ऐसे आगे बढ़ता देख ऑडियंस कहती है कि आखिरकार उस कैप्टन ने एक्शन ले ही लिया और वाकई में वो काफी ज्यादा फास्ट भी है। और तभी हम देखते हैं कि ये काफी तेजी से स्नो एम्प्रेस की तरफ बढ़ रही होती है उसके ऊपर अपने क्लो से अटैक करने के लिए। और इस चीज को देख के ऑडियंस कहती है कि असल में तो इसने अपना पहले टारगेट को इस बच्चे को चूज किया है, ये सच में कितनी बेरहम है। जबकि हम इस तरफ देखते हैं कि जो स्नो एम्प्रेस होती है वो मुस्कुरा रही होती है और तुरंत ही ये एम्प्रेस पाम द ग्रेट कोल्डनेस स्नो से अटैक कर देती है। और स्नो एम्प्रेस को अटैक करता देखिए थोड़ी सी हैरान होती है, जिसकी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये डायरेक्शन चेंज करके सीधे युहाओ की तरफ बढ़ने लगती है और ये अपने दोनों ही हाथों से युहाओ और वांग डोंग के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे जू सांसी बीच में आ जाता है और अपनी शील्ड से इन दोनों को बचा लेता है, जबकि गाय और जू सांसी का काफी तगड़ा क्लैश होता है। और जू सांसी इसके अटैकों को ब्लॉक करते हुए कहता है कि तुम तो कितनी जल्दी टैक्टिक्स को बदल लेती हो, लेकिन हमारी कमजोरियों का फायदा उठाने के बारे में तो सोचना भी मत। और तभी ये गाय तुरंत ही जंप लगा के काफी तेजी से आइज ऑफ फियर की तरफ बढ़ रही होती है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। और इस चीज को देख के ऑडियंस हैरान होते हुए कहती है कि ऐसा लगता है कि शुरुआत से ही इसका टारगेट आइज ऑफ फियर ही था। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि टांग सेट का कोई भी मेंबर इसे रोकने की भी कोशिश नहीं कर रहा है, जबकि हम नीचे देखते हैं कि टांग सेट के सभी मेंबर वाकई में बड़े आराम से खड़े होते हैं। और इसमें यूई अपने अटैक को तैयार करते हुए कहती है कि बहुत अच्छे, और फिर ये अपना काफी खतरनाक अटैक करते हुए कहते हैं कि लो अब इसे संभालो। जबकि सब ज़ियाओ होंगचन भी काफी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर इस टांग सेट को क्या हुआ है, आखिर कोई भी क्यों क्वीन यूई को पावर एक्यूमुलेशन स्किल को इस्तेमाल करने से क्यों नहीं रोक रहा है। और ऑडियंस भी काफी हैरान होते हुए कहती है कि बहुत ही जल्द ये मारकाट शुरू करने वाली है, जबकि इस तरफ जू सांसी मुस्कुरा रहा होता है। और इस पूरी सिचुएशन को देख के जियांग नान भी मुस्कुराते हुए सोचती है कि ये बंदा वापस से वही करने जा रहा है। और तभी हम देखते हैं कि स्नो एम्प्रेस ने भी अपने पाम से अटैक कर दिया होता है। और तभी वांग डोंग को किसी तरीके का सिग्नल मिलता है युहाओ की तरफ से, और फिर वांग डोंग तुरंत ही जू सांसी के नीचे फॉरबिडन एरिया बना देता है। जबकि इस तरफ जू सांसी भी बड़े आराम से इस एरिया में खड़ा होता है और ये तुरंत ही जुआनमिंग की पावर को इस्तेमाल करता है। जबकि इस तरफ ये जो गाय होती है इसे काफी तगड़ा वाला शॉक लगता है और ये तुरंत ही जू सांसी की जगह पे आ जाती है। और ये का जो अटैक होता है वो काफी खतरनाक तरीके से इसी की तरफ बढ़ रहा होता है। और ये अचानक से अपने आप को इस खतरनाक अटैक के सामने पाके चौंक जाती है और ये कहती है कि आखिर मैं यहाँ पे क्यों हूँ, जबकि जू सांसी उसकी जगह पे आ गया होता है। मतलब कि जू सांसी ने अपनी पोजीशन को उसकी पोजीशन के साथ स्विच कर लिया था और उस एरिया में फंसे होने की वजह से ये उस मूव को डॉज नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से इसे अपने ही टीम मेंबर के अटैक से सामना करना पड़ता है। इसमें इसे काफी दिक्कत भी हो रही होती है। और तभी इस मौके का फायदा उठा के स्नो एम्प्रेस इसके ऊपर ग्रेट कोल्डनेस स्नो से अटैक कर देती है। और इस चीज को देख के ज़ियाओ होंगचन भी हैरान परेशान होते हुए कहता है कि ऐसा दिखता है कि ब्राइटन जेट सेट के कैप्टन का जल्द ही खेल खत्म होने वाला है और ये सब कुछ तो कितना जल्दी हो गया है। जबकि रेफरी भी थोड़ा चिंता करते हुए कहता है कि ये तो काफी बुरा हो रहा है। जब
जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि जियांग नान ने एक बंदे को धराशायी कर दिया होता है और उसके ऊपर पैर रख के मजे से कहती है कि ऐसा दिखता है कि सिचुएशन पहले से ही डिसाइडेड है, जबकि यह इस तरफ मन में कहता है कि ऐसा तो नहीं लगता है। और यूई के उस खतरनाक अटैक से बचने के लिए गाय चमगादड़ों में बदल गई होती है और ये सारी चमगादड़ें आपस में मिलकर एक काफी बड़ी चमगादड़ बन जाती है। और इस चमगादड़ को देख के यह भी काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर गाय ये अपनी छोटी छोटी चमगादड़ों से इन सभी के ऊपर अटैक कर देती है, जबकि वांग डोंग चिल्लाते हुए कहता है कि यह केयरफुल, क्योंकि गाय ने भी यह के ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे यह के आगे एक गोल्डन शील्ड अपीयर हो जाती है जो कि इसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। इस वजह से इस चमगादड़ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जबकि इस तरफ यह भी थोड़ा हैरान होता है शील्ड को देख के और ये मन में कहता है कि ब्रदर स्काई ड्रीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस नाचीज से जिंदगी को बचाने के लिए। और तभी वांग डोंग इन सभी बैट्स के ऊपर बटरफ्लाई गॉडेस स्लैश से अटैक कर देता है, जिससे कि ये इन चमगादड़ों को यहाँ से दूर रख सके। और हम देखते हैं कि ये चमगादड़ें पूरे एरिना में फैल गई होती है और सभी को टारगेट कर रही होती हैं और इनसे तो जियांग नान चारों तरफ से घिर जाती है। तो जिया कहती है कि सिस्टर नान केयरफुल रहें और इन चमगादड़ों से इसे बचाने के लिए जिया अपने कोल्ड्रोन को उल्टा करके जियांग नान को ढांक देती है, जिससे कि वो इन चमगादड़ों से हर्ट ना हो। और तभी आइज ऑफ फियर ने भी अटैक कर दिया होता है यूई के ऊपर और यूई इससे अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती थी, इसलिए इसे भी हार मानना पड़ता है। रेफरी लास्ट मोमेंट पे आके से बचा लेता है और इसी के साथ यूई भी एलिमिनेट हो जाती है और रेफरी इसे भी नीचे जाने के लिए कह देता है। और रेफरी मन में कहता है कि ये जो आइज ऑफ फियर है ये हर 10 सेकंड के अंदर अटैक करता है, यहाँ तक कि वैसे 20 सेकंड बीत चुके हैं लेकिन तब भी ब्राइटन जेड सेक्ट इसे ठिकाने नहीं लगा सकी है। और टांग सेक्ट के ये जो नए टैलेंट्स हैं सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। और हम देखते हैं कि सही तो काफी खतरनाक तरीके से अपने कैनन से अटैक कर रहा होता है, जबकि सिर्फ जू सांसी और ये जो बंदा होता है ये दोनों अपनी शील्डों से ही एक दूसरे पे लगे पड़े होते हैं। और एक बारी वापिस से यह सारी बैटें इकट्ठी होकर अटैक करना शुरू कर देती हैं, जबकि इस तरफ यह कहता है कि अब सिर्फ 4 ही जने बचे हैं तो डोंगर चलो करते हैं, इसके लिए डोंगर भी मान जाता है। और फिर ये दोनों एक दूसरे के हाथों को बड़े प्यार से थाम लेते हैं और ये दोनों इस तरीके से मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के अंदर से काफी तेज रोशनी निकलने लगती है। जबकि जिया होंगचेन भी पूरे ध्यान से इसी चीज को देख रहा होता है, क्योंकि करीब 5 सालों बाद जिया होंगचेन एक बारी और वापिस से इसे देख सकता है। और ये वो ब्यूटी है जो कि किसी के भी दिल को काफी जोरों से धड़का सकती है, जो कि अब लास्ट टाइम से करीब 10 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ फ्यूज होके बटरफ्लाई लाइट गॉडेस में बदल गए होते हैं। और इसे देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो कितनी ब्यूटीफुल है। हाँ बिल्कुल, ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और गॉडेस ऑफ लाइट को देख के जिया होंगचेन भी काफी ज्यादा हैरान होता है, जबकि इस तरफ हम लाइट गॉडेस को देखते हैं जो वाकई में काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है और इतनी सुंदर जो कि किसी की भी सांसों को थाम सकती है। और यहाँ पे सभी की ही नजरें किसी गॉडेस ऑफ लाइट के ऊपर टिकी होती हैं और तभी गॉडेस ऑफ लाइट की नजर इस चमगादड़ के ऊपर पड़ती है तो ये पलक झपकते ही उसके करीब पहुंच जाती है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो कितनी ज्यादा फास्ट है। और इस चमगादड़ को काफी गुस्सा आ जाता है और ये चिल्ला के अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी जो गॉडेस ऑफ लाइट होती है वो स्नो की पावर को चारों तरफ रिलीज करने लगती है और इसकी वजह से ये चमगादड़ भी काफी चौंक जाती है और पलक झपकते ये चारों तरफ से घिर जाती है। और इस चीज को देख के ऑडियंस हैरान होते हुए कहती है कि ये तो ब्लिजार्ड डोमेन सोल स्किल है ना, मैं इसकी वजह से कुछ भी नहीं देख सकता हूँ। और इस चीज को देख के रेफरी को भी चिंता होने लगती है तो ये आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी बीच रास्ते में 2 कोल्ड्रोन आ जाते हैं, मतलब कि जियाओ ने इसे रोक लिया होता है और ये कहती है कि रेफरी हम अब भी नहीं जानते हैं कि आखिर में विनर कौन होगा, और अगर आप सच में दखल देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उस तरफ आपकी मदद की ज्यादा जरूरत है। और तभी जो आइज ऑफ फियर होती है उसने पिंक हेयर गर्ल के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जबकि इस तरफ जू सांसी इस शील्ड वाले बंदे के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। और आइज ऑफ फियर का जो ये खतरनाक सा अटैक आ रहा होता है तो इसे ब्लॉक करने के लिए रेफरी बीच में आ जाता है और तभी यहाँ पे एक काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है। और इस पूरे नजारे को देख के ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि ये तो कितनी ज्यादा खतरनाक फाइट थी और ये कितनी बेकार सी बात है कि अभी भी आधे से ज्यादा ग्राउंड इस मिस्ट की वजह से ढका हुआ है, जिसकी वजह से हम अभी भी कुछ भी नहीं देख सकते हैं। और तभी ये ब्लिजार्ड डोमेन भी हट जाता है, जहाँ पे हम युहा और वांग डोंग को बड़े आराम से खड़े हुए देखते हैं, जिन्हें देख
के ऑडियंस हैरान होते हुए कहती है कि ये तो 2 लोग हैं और क्योंकि ये दोनों ही लड़के हैं तो फिर इन दोनों की मार्शल सोल फ्यूजन एक लड़की की क्यों है। अरे वहाँ पे तो देखो वो दोनों तो आइस क्यूब में जम गए हैं या फिर वो मर गए हैं। और आखिरकार अब मैं इस कैप्टन के चेहरे को देख सकता हूँ और ये भी थोड़ी बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन इसका ये चेहरा थोड़ा सा पीला पड़ गया है। और तभी यो कहता है कि रेफरी हम जीत गए हैं, तो आपको अभी अनाउंस कर देना चाहिए कि हम लोग कंपटीशन को जीत चुके हैं। रेफरी इन दोनों जमे बंदों को देख के कहता है कि क्या ये दोनों ठीक हैं, जिसपे यो कहता है कि चिंता मत करिए, मेरी अल्टीमेट आइस का जो टेम्परेचर है वो काफी कम है। तो वैसे तो ये दोनों अभी जम रखे हैं, लेकिन इससे इनकी जान को कोई भी खतरा नहीं है और जब मेरी सोल पावर रिकवर हो जाएगी तब मैं इन दोनों को रिलीज कर दूंगा। और रेफरी अनाउंस करता है कि इस टीम बैटल के साथ टांग सेक्ट ने इस राउंड को जीत लिया है। और क्योंकि टांग सेक्ट ने टोटल 9 पॉइंट्स को इकट्ठा किया है जबकि ब्राइटन जैक्ट सेक्ट ने सिर्फ 7 पॉइंट्स को ही इकट्ठा किया है, तो इन 2 पॉइंट्स के साथ टांग सेक्ट राउंड रॉबिन राउंड को जीतती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।